नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? सीए फाइनल जनवरी 2021 का इनडायरेक्ट टैक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग ये भी बता दें कि हम लोग सीए फाइनल मई 21 की पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अपडेटेड है, जिसको आप खरीद सकते हैं और 2 मंथ वैलिडिटी से स्टार्ट है एज लो एज 3500। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में। कमाल का क्वेश्चन बनाते हैं सीए फाइनल के लोग और इंस्टीट्यूट, और ये आईसीआई ने कमाल का क्वेश्चन बनाया है और इसमें जरा से भी इधर से उधर हो जाए, ठीक से आपने पढ़ा नहीं तो गड़बड़ हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए इन्होंने चार, एक वेंडर है जो चार चीजें बेचता है और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस, कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक, और इसके कुछ अमाउंट इन लैक्स 11,00 अमाउंट इन लैक्स। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 1100 लैक्स, 20 लैक्स, 2000 लैक्स एंड 200 लैक्स। तो कमाल की चीज है कि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला, कॉमा 00 करके, और यहाँ अमाउंट इन लैक्स लिख दिया। खैर, इन एनी केस, अब दूसरी बात ये आप समझिए, इन्होंने जो यहाँ पर एक कहानी लिखी है वो यहाँ लिखी, देखिए ये क्या लिखता, फ्रूट जूसेस। मैं इसको क्या समझूं? या फ्रूट जूसेस करके ये वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है, या क्या वो फ्रेश फ्रूट्स लिखना चाह रहे थे, क्या वो फ्रेश जूस लिखना चाह रहे थे? तो उन्होंने यहाँ का फ्रूट उठाया और जूस यहाँ का उठा लिया और लिख दिया फ्रूट जूसेस। तो ऑब्वियसली अगर ये मान लीजिए फ्रेश फ्रूट होता तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता और ये एग्जेम्प्ट होता, जीटीए में आरसीएम नहीं लगता, आरसीएम नहीं लगता। लेकिन यहां पर वो लिख रहे हैं फ्रूट जूसेस, मैं तो इसको फ्रेश जूसेस मानूंगा तो आरसीएम लग जाएगा, आरसीएम लग जाएगा। तो ये कमाल उन्होंने किया, तो मुझे उम्मीद है और कॉशन भी है कि आप लोग बहुत ध्यान से एक एक वर्ड बोल बोल के पढ़ेंगे तो आसानी होगी। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर देखिए कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक लिखते हैं वो, मैं आपको एक बार दिखलाता हूं। यहाँ पर परचेज ऑफ मशीनरी फॉर फ्रूट ड्रिंक मैन्युफैक्चर, इसका मतलब फ्रूट ड्रिंक सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ, दैट इज कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक मैन्युफैक्चर। जूस के लिए नहीं है, इसके लिए है। जूस के लिए भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये टैक्सेबल सप्लाई था। तो आपको इसका आईटीसी मिलेगा, रूल 43 नहीं लगेगा। अगर सबके लिए यूज करते, कॉमन होता, जहां पर यहाँ इन्होंने कॉमन लिखा हुआ भी है, तो कॉमन होता तो इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए, अगर कॉमन इनपुट और कॉमन इनपुट सर्विसेज के लिए तो रूल 42 लगता है, और अगर कॉमन कैपिटल गुड्स है तो रूल 43 लगता है। तो यहां पर क्योंकि एक्सक्लूसिवली वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए मशीन यूज होगी तो पूरा का पूरा आईटीसी मिलेगा, अपोर्चमेंट नहीं करेंगे। अब मैं आपको जहां जहां आप गलती कर सकते थे वो मैंने आपको चीजें बता दी हैं। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र है और वो कुछ कुछ काम करता है इन सब का, जिसका टर्नओवर लिखा हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई का टर्नओवर लिखा हुआ है, और आउटवर्ड सप्लाई के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जीएसटी के रेट्स लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ नील नील कर दिया, तो ये एग्जाम सप्लाई हो जाएगा। तो टोटल एग्जाम सप्लाई 22 हो गया, 11 + 11, और टोटल टैक्सेबल सप्लाई हो गया 20 + 2, 2200 लैक्स करके 4400, और एग्जाम प्लस टैक्सेबल मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो ये टोटल टर्नओवर हो जाएगा, दैट इज 4400 लैक्स। तो इस तरह से, तो खैर इसको सिर्फ अपॉर्चमेंट ही करना है, यानी कि मैं यहाँ पर रूल 42 अप्लाई करूंगा तो 1:1 या फिर 22 डिवाइडेड बाय 44 इंटू आईटीसी, जो कॉमन आईटीसी है दैट इज इनएलिजिबल, और बाकी एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 50-50 है, 1:1 है तो 50-50 है। खैर, इन एनी केस अब हम लोग आगे बढ़ता हूं मैं। तो ये दोनों टेबल यहां पर हमने पूरा का पूरा यूज कर लिया, जो भी कलर्ड है वो हमने लिखा हुआ है। अब यहां पर ये कहता है कि एक अहमदाबाद का जीटीए है जो सप्लाई कर रहा है। तो अहमदाबाद का जीटीए है जो सप्लाई कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रजिस्टर्ड प्लेस होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड प्लेस होगा। अगर अनरजिस्टर्ड होता तो अहमदाबाद ही होता, क्योंकि ये बंदा, ये सप्लायर रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र है तो इसका हम मानेंगे अहमदाबाद टू महाराष्ट्र आईजीएसटी लगेगा। और 20 लाख चार्ज किया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो ये टैक्सेबल सप्लाई है, और आईजीएसटी 5% ऑफ 20 लाख 1 लाख लगेगा।
और याद रखिएगा आरसीएम की लायबिलिटी हमेशा कैश में ही पेमेंट होती है, तो मैं आईटीसी यूटिलाइज नहीं करूंगा इस कैश को पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन में जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि आपको निकालना है कंप्यूट द आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी अवेलेबल आईटीसी एंड पेमेंट टू बी मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश एंड क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। मैं आपको एक बार सॉल्यूशन दिखला देता हूं क्योंकि आपने ये सारा कुछ पहले से किया हुआ है। तो हमने क्या किया, ये जो आईजीएसटी की लायबिलिटी है 1 लाख, ये आरसीएम की लायबिलिटी है। तो हमने ये 26 लाख रुपए की जो क्रेडिट आई है वो हमने यहां से माइनस नहीं किया, पूरा का पूरा हमने सीजीएसटी के साथ ही माइनस किया। लेकिन अगर ये ओरिजिनली रूल क्या था कि मैं सबसे पहले आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि दिस 1 लाख इज आरसीएम, ये कैश में ही जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको इस तरह से किया है। अब तो बहुत आसान है। अब हमने देखिए क्या किया, सॉल्यूशन एक बार दिखलाते हैं आपको कि आउटपुट टैक्स का हम लोग सॉल्यूशन दिखलाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स एग्जेम्प्ट है तो नील नील है, पहले आई लिखा फिर सी है फिर एस है, याद रखिएगा। ऐसे ही पोर्टल में भी आता है, पहले आई फिर सी फिर एस, इसीलिए हमने वैसा एग्जाम प्रेजेंटेशन भी डाल दिया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उन्होंने पहले सी एस और आई लिखा है, लेकिन हमने पहले आई सी और एस लिखा है, तो इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो फ्रेश जूसेस का 6% ऑफ 2000 लैक्स, यानी कि 120 लाख आ गया, 120 लाख। और ये कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक पे 28% था, तो ये 14% प्लस 14% करके हमने 28 कर दिया। और ये आरसीएम की लायबिलिटी आईजीएसटी वाली है 5% ऑफ 20, ये 1 लाख। तो ये टोटल 1 लाख 148 पूरा हमने लिख दिया, 148 लाख 148 लाख। हमने सी प्लस एस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये सारा का सारा इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इसलिए लिखा है। तो ये बात हो गई। हम लोग मान के चल रहे कि आपने क्वेश्चंस पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, ये भी हो गया। अब इसमें ये लिखा हुआ है फ्रेश फ्रूट्स फॉर सप्लाई, वेजिटेबल्स फॉर सप्लाई, तो इसमें जब परचेज किया तो जीएसटी था ही नहीं, तो क्रेडिट का मतलब ही नहीं बनता है। फ्रेश फ्रूट पल्प यूज फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो ये फ्रूट पल्प है और इसको प्रोसेस करके बनाया जाता है, इसलिए ये टैक्सेबिलिटी है। जो रॉ फूड होता है वो उस पर टैक्सेबिलिटी जीरो होती है, याद रखिएगा। जो भी चीज जमीन से निकलती है, अब मान के चलिएगा जो भी चीज जमीन से निकलती है वो जनरली एग्जेम्प्ट होती है, अगर प्रोसेस कर दिया गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। खैर, तो फ्रूट पल्प यूज फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक। अब देखिए इन्होंने बहुत साफ साफ लिखा हुआ फ्रूट जूस, और इन्होंने यहां भी देखिए फ्रेश जूस लिख दिया, तो ये सब इन्होंने कमाल किया है। तो फ्रूट जूस लिखा है तो ये टैक्सेबल सप्लाई है, सॉरी, ये फ्रूट जूस टैक्सेबल सप्लाई, कार्बोनेटेड ड्रिंक इज ऑल्सो है टैक्सेबल सप्लाई, तो मुझे इसका आईटीसी पूरा का पूरा मिल जाएगा 2020 का। शुगर यूज फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, अगेन टैक्सेबल सप्लाई के लिए तो 6+6 का भी मुझे आईटीसी मिल जाएगा। प्रिजर्वेटिव्स फॉर फ्रूट जूस एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक, मुझे 12 का आईटीसी मिल जाएगा जो आईजीएसटी का है। वाटर पे लगा ही नहीं है तो आईटीसी का मतलब ही बनता है। ये रूल 42 का है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो कॉमन है, और इसका मुझे अप्रोचमेंट करूंगा जैसे हमने पहले बताया था 1:1। तो जब आप, वैसे तो जनरली होता क्या है, क्योंकि आप जब इसको इनपुट्स अवेल करते हैं, इनपुट सर्विस या इनपुट्स जब आप अवेल करते हैं तो पूरा का पूरा आप क्रेडिट लेजर में, दैट इज फॉर्म 3B में, आप पूरा का पूरा अवेल कर लेते हैं, जिसमें टेबल नंबर 4 है। फिर उसी टेबल नंबर 4 पे रिवर्सल्स में रूल 42, 43 लिखा होता है, जहां पर आप रिवर्स करते हैं, तो वो ईयर एंड में ही पॉसिबल है। रूल 42 में तो आप मंथली बेसिस पे रिवर्सल भी करते हैं और फिर ईयरली बेसिस पे भी रिवर्सल करते हैं। तो खैर ये तो मंथली बेसिस पे मैं 2 और 10 अवेल करूंगा। फिर मंथ एंड में जब, यानी कि अप्रैल का मुझे भरना है, तो 20 मई से पहले मैं ये, क्योंकि 20 मई को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दैट इज 20th मई इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग 3B, वहीं पर सारा कैलकुलेशन होता है। तो अप्रैल एंड के बाद मुझे पता लग जाएगा कि अप्रैल का टर्नओवर क्या है, तो अप्रैल का टर्नओवर उन्होंने दिया है, उसी के बेसिस पे मैंने अपॉर्चमेंट भी कर दिया। तो अब मुझे क्रेडिट कितना मिलेगा, 1, 1 और 5। ये एक्सक्लूसिवली फॉर फ्रूट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है, तो इसका मुझे पूरा का पूरा 8 मिल जाएगा। मोटर व्हीकल का तो ब्लॉक्ड होता है, इसका मिलता नहीं है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो सॉल्यूशन आया है आईटीसी का, वो हमने यहाँ लिख दिया है। तो आईटीसी अवेलेबल है C+S 2020-66, ये प्रिजर्वेटिव्स फॉर फ्रूट जूस 12, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और मार्केटिंग एक्सपेंसेस को हमने अपॉर्चमेंट कर दिया 1:1, तो 115 कर दिया।
परचेज ऑफ मशीनरी कैपिटल गुड्स फॉर फ्रूट ड्रिंक मैन्यू, ये पूरा ले लिया। 8 और हमने लिख भी दिया आईटीसी अवेलेबल सिंस एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई, और आरसीएम क्रेडिट का मिल जाएगा एक। तो ये आईजीएसटी 26, 27, 27 ये क्रेडिट आ गया। हमने यहाँ पर आउटपुट लिख दिया 1 लाख आईजीएसटी का, सीजीएसटी और एसजीएसटी का लिख दिया, आईजीएसटी का क्रेडिट लिख दिया। ये 26 मैंने बता ही चुका, मैं पूरा का पूरा सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करूंगा। इसके साथ ये नहीं करूंगा क्योंकि आरसीएम की लायबिलिटी जब भी पे होगी कैश में पे होगी, आईटीसी के थ्रू हो ही नहीं सकती है। और 27 यहाँ, तो ये बाकी बैलेंस ये आ गया। अब आईटीसी के थ्रू आपने कितना पेमेंट किया, 26, 27, 27 ये पूरा का पेमेंट कर दिया। और कैश में आपको 1 लाख आईजीएसटी का देना है, 95 लाख सीजीएसटी का, 121 लाख एसजीएसटी का देना है। तो दिस वाज द क्वेश्चन, और खूबसूरत क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग कर रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2, ये प्लेस ऑफ सप्लाई का। अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना आसान नहीं है। हम आपने हमारी क्लासेस की होगी, हमने बहुत डिफिकल्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए केस स्टडीज के बेसिस पे। अब इसमें हमने सारा सॉल्यूशन एज इट इज लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विथ रीजंस इन द फॉलोइंग केसेस। Mr. N, an architect, Kolkata, provides interior decorator services to Mr. Y of New Delhi in relation to his immovable property located in New Delhi. अब इन रिलेशन टू हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगेन आप उसमें वर्ड देखिएगा कौन कौन से वर्ड लिखे हुए हैं। सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 देखेंगे तो इन रिलेशन टू हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ आप देखिएगा जरूर। मैं आपको दिखला भी देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, द प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू एनी मोर प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज सप्लाइड इन दिस रिगार्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड स्टेट एजेंट्स, सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन बाय होटल गेन गेस्ट हाउस। तो ये इन रिलेशन को कोर्ट ने बहुत जगह एनालिसिस किया हुआ है। अब इन्होंने तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन अगर यहाँ पर आर्किटेक्ट सर्विसेज है, अभी आर्किटेक्ट सर्विसेज इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी में आएगा या नहीं आएगा, दैट इज ए डिबेटेबल इशू। लेकिन कोर्ट ने सर्विस टैक्स के रिजिम में ये ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था कि अगर आर्किटेक्ट सर्विसेज इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो हम मानेंगे कि ये इमोरल प्रॉपर्टी का ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए मैं इमोरल प्रॉपर्टी में बेच के कैपिटल गेन राइज हुआ, मुझे उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाना है, तो क्या आप बोलेंगे वेदर दैट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर कैलकुलेटिंग इमोरल प्रॉपर्टी कैपिटल गेन वेदर इट इज इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी और नॉट। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कोर्ट ने कहा नो इट इज नॉट, तो वो डिफॉल्ट रूल में जाएगा, वहां से प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। तो आप याद रखिएगा आने वाले समय में ये प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा आसान ही दिया है। तो दिस इज इन रिलेशन टू इमोरल प्रॉपर्टी, द लोकेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी दैट इज दिल्ली। लेकिन अगर आप ये इन इंटीरियर डिजाइन डेकोरेटर को यहां से रिलेट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट में चला जाएगा, डिफॉल्ट में चला जाएगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूएस से हो जाएगा, रिसिपिएंट वाला है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब आइए, मिस्टर ए चार्टेड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन कोलकाता सप्लाई सर्विसेज टू हिज क्लाइंट इन भुवनेश्वर, रजिस्टर्ड इन भुवनेश्वर। अगेन यहाँ देखिए डिफॉल्ट लग गया, 12 वाला लग गया। 13 वाला कब लगता है, कोई भी एक नॉन रेजिडेंट होता तो 13 लग जाता है, या आउटसाइड इंडिया होता तो 13 लग जाता है, लेकिन दोनों इंडिया में है तो 12 लगता है, और डिफॉल्ट रूल में चला गया तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा है। ABC Limited of Patna imported certain goods from XYZ Inc. of USA. The goods were imported through vessel and delivery of goods taken at Kolkata, where after the movement terminates and the goods are stored. तो यहाँ पर place of supply क्या कोलकाता होगा, या the place of supply is the location of importer? तो it is the place of supply will be the location of importer. और जब शुरुआत में GST आया था तो अब मुझे एक बात बताइए, कलकत्ता से पटना गुड्स मूव होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब कलकत्ता से पटना जब गुड्स मूव होगा तो ई वे बिल लगेगा या नहीं लगेगा? क्या वो कलकत्ता से पटना जो मूव करेगा क्या डिलीवरी चालान के थ्रू मूव करेगा? वो कलकत्ता में उतरा तो सही, लेकिन कलकत्ता से ही उसने किसी चेन्नई वाली पार्टी को बेच दिया, वहीं पर, वहीं से वहीं, अब कलकत्ता से चेन्नई जा रहा है, तब क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने पढ़े जरूर होंगे, तो इसको भी ख्याल रखिएगा जब इसको आप क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। ये सब फ्यूचर क्वेश्चंस हैं जो सीए फाइनल के मई अटेम्प्ट में, नवंबर अटेम्प्ट में 2021 में आ सकते हैं। आगे, मिस्टर एक्स registered in Guwahati has availed landline services from BSNL. The telephone is installed in residential premises in Kolkata and the billing address is office of Mr. X in Guwahati. जनरली ऐसा होता नहीं है, जहां इंस्टॉल होता है वहीं पर
वही बिलिंग एड्रेस भी जनरली होता है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं ऐसा हुआ है। तो लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, दैट इज कोलकाता। अब Mr. X residing in Chennai is traveling with an Indian airline aircraft and is provided with movie on demand services for ₹100 as on board entertainment during Delhi Chennai leg of a Bangkok Delhi Chennai flight। यानी बैंकॉक से उड़ा चेन्नई तक पहुंचेगा और दिल्ली चेन्नई में उसने ये मूवी ऑन डिमांड सर्विस खरीदा है। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि दिस बैंकॉक से उड़ रहा है, यानी कि जो इंडियन एयरलाइन है लेकिन उड़ रहा है बैंकॉक से। तो याद रखिएगा एयरलाइन भले इंडियन एयरलाइन है लेकिन बैंकॉक से उठ रहा है तो सेक्शन 13 ही लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इज द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर दैट इज बैंकॉक। तो यहाँ पर अब अगेन यहाँ पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली जीएसटी नहीं लगेगा बिकॉज कंजम्पशन इज आउटसाइड इंडिया। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे जो सप्लायर है दैट इज आउटसाइड इंडिया और प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा है। मिस्टर एक्स ऑफ कोलकाता परचेज ऑनलाइन टिकट्स फॉर एक्वेटिका वाटर पार्क इन मुंबई। तो ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 हमने गलत लिख दिया है, एक्स ऑफ कोलकाता, तो ये आएगा 12। तो 12 सबसेक्शन 6 दैट इज मुंबई is that place where event is actually held or park is located, that is Mumbai। Mr. Z, an unregistered person of Kolkata, sends a courier from New Delhi to his friend in Chennai, Tamil Nadu। कलकत्ता वाला दिल्ली गया, दिल्ली से उसने कुरियर करवाया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो दिल्ली होगा, रजिस्टर्ड होता तो कलकत्ता हो जाता। तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज इन दिस केस इज न्यू दिल्ली। लेकिन रजिस्टर्ड होता तो कलकत्ता हो जाता, चाहे वो कहीं से भी हैंड ओवर किया, अपना जीएसटी नंबर ही तो देना था उसको। Mr. X, a registered person Ranchi, Jharkhand, buys shares from a broker in Patna on NSE। रांची का बंदा शेयर ब्रोकर कहाँ है, पटना में है, एनएस। और ये पटना को, इसको देखिए शेयर ब्रोकिंग काम कैसे करता है। तो जो भी एनएससी के ब्रोकर होते हैं वो सब ब्रोकर भी बनाते हैं, लेकिन इसने सब ब्रोकर नहीं बनाया हुआ, ये डायरेक्ट ब्रोकर लिखा हुआ है इन एनएससी मुंबई। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्रोकरेज सर्विसेज। तो इस केस में एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का उसका ब्रोकर है जो पटना में सिचुएटेड है, यानी कि ब्रोकर पटना का है। और तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, रजिस्टर्ड पर्सन का होगा, यानी कि रांची डिफॉल्ट वाला लग जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई रजिस्टर्ड प्लेस वेयर रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, दैट इज in this case is Ranchi, Jharkhand। XYZ Limited, New Delhi, entered into a contract with Indian Airline for the supply of biscuit packets for further supply by airline to the passengers in Kolkata Guwahati route। The biscuits were loaded on board in Lucknow। देखिए ये सिचुएशन नहीं है जहां पर कलकत्ता गुवाहाटी के रूट में एक पैसेंजर खरीद रहा है, ना पैसेंजर खरीदता तो ये सर्विस में आता, ये पैसेंजर नहीं खरीद रहा है। ये तो एक बंदा है, कंपनी है जो इंडियन एयरलाइन को सप्लाई कर रही है बिस्किट, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में आएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, विच इन दिस केस इज लखनऊ, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश। तो ये था, और अच्छा क्वेश्चन था और भी अच्छा हो सकता है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन जैसे जैसे बढ़ेगी क्वेश्चन की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। अब बी देखिए, बी में सबसे जो खास बात थी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करेगी वो ये वाला पॉइंट, बाकी तो सबके लिए आसान है सब कुछ। इन्होंने क्या किया, कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट ऑफ एक्सपोर्टर। बताइए लोकल एजेंट है, एक्सपोर्टर का अगर एजेंट है तो एक्सपोर्टर तो सेल कर रहा है, तो ये तो सेलिंग कमीशन है, बाइंग कमीशन नहीं है। यानी कि जो कमीशन एक्सपोर्टर को देना था वो बायर देता है एज पर द एग्रीमेंट, तो ये ऐड होगा। तो यही एक टिपिकल पॉइंट था, और वो भी इसको रुपीज में दे दिया। अब रुपीज में दे दिया तो अब तक तो आपको यही आदत थी कि ये अगर डॉलर में होता तो सारा डॉलर ऐड करते और एफओबी निकालते और सीआईएफ ऐड कर देते। ये रुपीज में देने के कारण देखिए सारा क्वेश्चन बनाने का तरीका, सॉल्व करने का चेंज हुआ। देखिए कैसे, प्राइस ऑफ द मशीन इज $10,000, इसको मुझे रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ा। 2500 इसको छोड़ देते हैं। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड टू सप्लायर इन यूएसए, ये भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, और फिर मुझे 14,000 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये सेलिंग कमीशन है, टू फाइंड व्हाट, एफओबी वैल्यू। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये 70 ×
$10,000। 70 क्यों लिया? क्योंकि जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं उस दिन का रेट लेते हैं, विच इज फिक्स बाय CBIC, तो दैट इज 70 पर US डॉलर। तो अब मुझे रुपीज में कन्वर्ट करके ये 14,000 ऐड करना पड़ा। मैं बिना रुपी में कन्वर्ट किए तो मैं 14,000 ऐड ही नहीं कर सकता था, तो मुझे FOB निकालने के लिए करना पड़ा, दैट इज रुपीज 7,49,000 आया। इसके बाद मुझे अब 7,49,000 में, क्योंकि एयरक्राफ्ट से 20% ऑफ FOB से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता था, तो मैंने पहले इसको 2,500 US डॉलर को इंटू 70 से मल्टीप्लाई किया, 175 आया, फिर मैं 20% का FOB वैल्यू निकाला तो ये 149,800 आया। तो 7,49,000 में 149,800 जोड़ा, और इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली पेड है लेकिन डिटेल्स अवेलेबल नहीं है, तो मुझे 1.125% ऑफ 749,000 किया तो 8426 आया, ये इतना आ गया। दिस इज माय CIF वैल्यू। फिर मैंने बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दिया। अब बेसिक कस्टम में डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट इज 20 अक्टूबर, लेकिन उसने फाइल किया बिल ऑफ एंट्री 24 अक्टूबर, 4 दिन लेट। तो 4 दिन लेट किया है तो लेट फीस भी लगेगी इसमें, आपको पता ही है। और इस बार इन्होंने इस जो फाइनेंस बिल 2021 आया है उसमें उन्होंने चेंज कर दिया, बोला जिस दिन एयरक्राफ्ट आ रहा है उसके एक दिन पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होगा। दिस हैज बीन चेंज्ड 21 में, तो अभी नहीं, मई 21 एग्जाम के लिए नहीं, नवंबर 21 एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। फिर है IGST 12% ऑफ FOB वैल्यू निकालिए, इतना आ ही गया। तो दिस इज द क्वेश्चन 2B। क्वेश्चन 3 पूरा थ्योरी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपके साथ, तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से थ्योरी है, विल डिस्कस इट। और हमारी जो वेबसाइट है taxbykk.com, उसको विजिट जरूर कीजिएगा। मैं आपको दिखला देता हूँ CA फाइनल मई 21 के सारे वीडियोस रेडी हैं, और वो वीडियोस लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट taxbykk.com, क्लासेस में जब आप देखेंगे तो CA फाइनल है, लेटेस्ट अपडेट। और मैं लेटेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं आज अमेंडमेंट आती है, हम लोग कल रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, बिकॉज वी डू सो मच वर्क फॉर द प्रैक्टिशनर ऑल्सो, तो इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं। तो दिस इज 3,500, 2 मंथ 3,500, 4 मंथ 5,000, 6 मंथ 6,000, पेन ड्राइव एक्स्ट्रा, हार्ड कॉपी एक्स्ट्रा। तो हम लोग काफ़ी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी, और इसमें है ना कौन कौन सा हम लोग सब्जेक्ट्स लेते हैं, इसमें कभी कभी नहीं आता तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इसको। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन में तमाम तरह के चैप्टर्स विथ डेमो क्लासेस नज़र आएगा इसमें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।